आंबेडकर नगर न्यूज। मैं इस समय विश्वविद्यालय के नज़दीक एक कमरे में हूँ। एक कमरे का ये घर है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि ये किचन है, छोटा सा किचन है, एक छोटा सा फ्रिज है और कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं इस घर में। एक कमरे का घर है ये देखिए, और एक मोटरसाइकिल है, कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ये घर क्यों दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं देखिए महामाना रामस्वरूप वर्मा की तस्वीर है, जो बड़े सामाजिक चिंतक थे। उसके बाद आपके देश के सारे मानवतावादी जिन्होंने मानव सेवा के लिए काम किया, चाहे वो रैदास हो, कबीर हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, बुद्ध की मूर्ति है और साहू जी महाराज की है, बुद्ध है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपको देखेंगे कि यहाँ विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद भी हैं। और एक छोटा सा कमरा है जिसमें 2 कुर्सियाँ हैं, एक टेबल है और ढेर सारी किताबें हैं। ये कमरा कुछ खास है, यूपीएससी का रिजल्ट आया है और इसी कमरे में रहने वाला एक छात्र जो पीएचडी स्कॉलर भी है, उसने यूपीएससी के एग्ज़ाम में 204 रैंक है उनका। दिव्यांशु पटेल नाम है उनका और उनके साथ उनके पिताजी भी हैं। तो बधाई तो बनती है दिव्यांशु, सबसे पहले आपको बधाई नेशनल दस्तक की तरफ से। धन्यवाद सर। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। आप दिव्यांशु के पिताजी हैं, संस्कृत के प्रोफेसर हैं। सर एकदम शुरू से ड्रीम था कि बेटा को यूपीएससी आईएएस ही बनाना है? जी सर, हैं? मेरा ये स्वप्न शुरू से ही था कि मैं बेटे को आईएएस ही बनाऊंगा। संयोग से ये मेरा दुर्भाग्य है कि इसकी माँ 2011 में फरवरी में एक्सपायर कर गई और उस समय मुझे जैसे झटका भी लगा। लेकिन मैंने टांडा शमशान घाट पर जब उनका दाह संस्कार हो रहा था, मैंने आग लगाया। ये छोटा सा था, बगल में खड़ा था। जबान से तो नहीं, मन से मैंने एक संकल्प किया था, ठीक है तुम जा रही हो जाओ। चली भी गई। लेकिन जो अमानत तुमने छोड़ करके मुझे दिया है, मैं इस अग्नि को साक्षी मान करके संकल्प लेता हूँ कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सपने के अनुरूप आईएएस बन करके ही मैं चैन लूँगा। तो देखिए, एक पिता का सपना होता है और दिव्यांशु ने उसे पूरा भी किया है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 7 साल हो गए हैं आपकी पत्नी नहीं रही, तब से पत्नी, माता और पिता दोनों की भूमिका आपने अदा जी की। जी जी, दोनों भूमिका मैं अदा कर रहा हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया, एमएड किया, जेएनयू में एमए किया, पीएचडी किया या कर रहा है। मैं बलरामपुर में अकेले रहता हूँ। एमएलके पीजी कॉलेज में मैं डॉक्टर अवधेश प्रताप वर्मा संस्कृत का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और वहाँ अकेले रहते हुए खुद बनाता खाता हूँ, खुद ही बर्तन मांजता हूँ। तो देखिए, ये हैं, ये देश जो है वो उनसे बन रहा है जो जिनके घर में एजुकेशन आया है, जो पहली नस्लें, दूसरी नस्लें हैं, वो एजुकेशन में आए हैं और वो देश बदल रहे हैं। इसी से देश मजबूत होगा आपका, जब देश का हर नागरिक मेन स्ट्रीम में आएगा, नौकरी में, समाज सेवा में, पत्रकारिता हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, और वो हर तबका, डाइवर्सिटी हो। ओबीसी कैटेगरी से हैं दिव्यांशु, 204 रैंक है। काफ़ी मेहनत की होगी दिव्यांशु। कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? आईएएस से अमूमन ये सवाल पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ते हैं? पढ़ने का ये था कि रेगुलर पढ़ाई 6 से 7 घंटे होती थी और जब एग्ज़ाम आते थे तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता था। तो जब मेंस एग्ज़ाम चल रहे थे तो 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी। और इंटरव्यू के समय जब इंटरव्यू की कॉल आ गई तो उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर कम था, क्योंकि मुझे ये पता था कि इंटरव्यू में परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। पर फिर भी 6 से 7 घंटे इंटरव्यू के लिए दिया मैंने। तो ओवरऑल मेरा ये था कि समय पीएचडी में भी जाता था, जेएनयू कैंपस में जाके मुझे रिसर्च मटेरियल ढूंढने पड़ते थे। पर यूपीएससी को मैंने अगर मैं औसत बोलूं तो कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं करने दिया कि तैयारी के दौरान 4 से 5 घंटे जरूर मैंने पढ़ाई की। तो पापा बराबर आते रहते थे यहाँ कि बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? मतलब नज़र रखनी पड़ती है, मतलब गार्जियन, जो और भी गार्जियन को नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। क्योंकि गार्जियन, माता पिता तो वैसे भी कहीं भी रहें उनकी नज़र रहती ही है, अदृश्य होकर भी, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन ये था कि ये कमरा मुझे इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि मम्मी है नहीं, पापा वहाँ अकेले रहते हैं। तो थोड़ा सा मेरा एक बेटे के रूप में जो दायित्व है सामाजिक, कि कुछ समय मैं पिताजी को दे सकूं,
उसके नाते मुझे कैंपस से बाहर आके ये कमरा लेना पड़ा। तो आपने हिंदी माध्यम में ही एग्जाम दिया था या अंग्रेजी माध्यम से? मैं अंग्रेजी माध्यम में ही दिया है। अच्छा अच्छा और अंग्रेजी माध्यम के जरिए ही मैंने यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम भी पास किया था। अच्छा अच्छा। अंग्रेजी एक भाषा है जिसको बाबा साहब ने कहा है कि बहुजन समाज जितना जल्दी सीखेगा उतना ही सशक्त बनेगा। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि अंग्रेजी, आपके पिताजी संस्कृत में प्रोफेसर हैं आप, और तो कभी ऐसा नहीं लगा कि संस्कृत की तरफ इनका रुझान हो? नहीं, संस्कृत की तरफ रुझान का कोई मतलब ही नहीं है। संस्कृत तो इसके ब्लड में है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कक्षा 8 से 10 तक के बीच में मैंने इसको इतना सिखा दिया था जो कोई बीए तक नहीं सीख पाया आज तक, और वही इसका आधार मतलब बना। शुरू से ही पढ़ाई पर दबाव था, डांट फटकार के पढ़ाना है, हैं? अब नतीजा सामने है। संस्कृत ऑप्शनल इसका विषय है। हाँ। 303 नंबर इसने गेन किया है। ये यूपीएससी में? मैंने संस्कृत विषय ऑप्शनल रखा है। हाँ लिखा उसे अंग्रेजी माध्यम में है। हाँ। और एक सुखद सूचना है, कल हमारी मार्कशीट रिलीज हो गई है। मार्कशीट के अनुसार जो पता चला है अभी तक सिलेक्टेड लोगों में, मेरा संस्कृत विषय के साथ सबसे हाईएस्ट नंबर 303 नंबर मिला है देश भर में। तो ये देखिए, संस्कृत इनका ऑप्शनल विषय था यूपीएससी में, और हिंदी को लेकर बातें होती है, लेकिन अंग्रेजी बहुत ज़रूरी। ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने कहा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो जो पहला जनरेशन स्कूल जा रहा है, उसको अंग्रेजी जाननी चाहिए, क्योंकि तभी आप इंटरनेशनली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। मेरा ये मत रहा है, और पिताजी ने हमेशा प्रोत्साहित किया। बलरामपुर जनपद में पापा प्रोफेसर हैं, छोटा जनपद है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, तो पापा ने वो लगवा दिया था कि पढ़ो। जब मैं बीए मैंने हिंदी माध्यम से किया, बीएड में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आया, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ पे मैं चाहता तो हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर सकता था, लेकिन प्रोफेसर्स ने मुझे प्रोत्साहित किया। असली मोड़ आया जब मैं जेएनयू पहुँचा। यहाँ तो मैंने फिर भी किसी तरीके से पास किया और अच्छे नंबर आए मेरे 65। आप डीयू में भी रहे हैं ना? मैंने डीयू से बीएड और एमएड किया है, और प्रथम श्रेणी से किया है। यहीं से मैंने अंग्रेजी को सीखना शुरू किया लिखने के लिए। असली मोड़ मेरे कैरियर में तब आया जब मैं प्रोफेसर विवेक कुमार जी के संपर्क में आया फर्स्ट सेमेस्टर जेएनयू एमए में, और उन्होंने यही कहा कि अगर तुमने फिर से अंग्रेजी नहीं आने की बात कही तो मैं आपसे रिश्ता तोड़ लूँगा, मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और इस तरीके से उन्होंने प्रोत्साहित किया कि नहीं बेटा, आपको पढ़ना है। आप उस समाज से आते हैं कि गांव वाले ये सोच रहे होंगे कि बच्चा जेएनयू में है तो अब वो अंग्रेजी में ही पढ़ कर आएगा। तो अंग्रेजी एक भाषा ही नहीं है इस देश में, अंग्रेजी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही, साथ में वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो कितना, मतलब बहुत अहम है अंग्रेजी जानना? अंग्रेजी जानना अहम है इसलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। अगर आप कहेंगे कि अंग्रेजी के नाते ही आईएएस में सिलेक्शन हो रहा है, ये मैं नहीं मानूंगा, ये मैं इसको इनकार करूंगा। लेकिन हाँ, अंग्रेजी अगर आपको आती है तो रास्ते आपके ज़्यादा आसान हो जाते हैं। वो तमाम लोग जो मुखर्जी नगर में आप रहते हैं, मुखर्जी नगर का इलाका है, विश्वविद्यालय के पास हैं, जो आईएएस की तैयारी करते हैं, वो सबका सपना होता है, अपने देश के सबसे बड़े ड्रीम्स में से मैं इसे एक मानता हूँ। तो क्या लगता है कि एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? कब प्लान किया था आपने कि यूपीएससी ही करना है, और किस तरह से तैयारी की? जब मैं 10वीं में था, और ये मतलब वहाँ के लोगों को देखकर, बहुजन समाज से जो अधिकारी आते थे मेरे घर पे, उनको देखकर वो प्रोत्साहित भी करते थे। तो एक अधिकारी भी आए हुए थे, उन्होंने कहा मुझे, और फिर मेरा जो अभिरुचि बनी वो ये हुई कि मैंने पापा से कहा मैं इंटर में आर्ट साइड पढ़ के आईएएस करना चाहता हूँ। इस मामले में मैं अपने को भाग्यवान मानता हूँ कि पापा मेरे इतने समझदार थे, या उनका सपना था, उन्होंने यही कहा कुछ भी करो आईएएस बन के ही आना। तो मैंने इंटर में जब बच्चों को ज़बरदस्ती साइंस पढ़वाई जाती है और उसके बाद बीटेक भी आजकल करवाने का ट्रेंड ज़्यादा चल गया है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी लोग करवाते हैं, उस समय मेरे पिताजी ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, आप इंटर भी आर्ट साइड पढ़ो, बीए अपने मन के सब्जेक्ट पढ़िए। और जब मैंने कहा अब मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, अब मेरा कोचिंग का टाइम आया है, तो पापा ने यही कहा कि कोचिंग से पहले आप ऐसा कीजिए कि कैरियर की प्लानिंग, जब आप दिल्ली जाएँ तो वहाँ से आप एक असफलता का प्रतीक ना बने, क्योंकि बहुजन समाज जो है वो अभी पहली या दूसरी पीढ़ी में है जो दिल्ली आ रहा है पढ़ाई के लिए। तो पापा ने एक ही कहा था, एक बात कही थी कि जब आप यहाँ से जाओगे अंबेडकर नगर से, बलरामपुर से, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो आप सफलता का ही प्रतीक बन के आइए। उसी से नाते ओबीसी, एससी, एसटी जो युवा हैं आपसे प्रेरणा ले सकें। तो ये दिव्यांशु, जो आपकी बातें हैं वो आदमी को विश्वास जगाने के लिए बहुत अहम है। क्या लगता है कि इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कैसा रहा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए, रिटर्न कैसा था, प्रीलिमिनरी कैसा गया था, और आपका सिलेक्शन तो जनरल कैटेगरी में हुआ होगा? मेरा जो मार्क्स आए हैं वो 862 हैं, और जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 787 समथिंग है।
तो मेरे जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से भी 80 नंबर ज़्यादा हैं, और टोटल मेरे 1022 नंबर हैं, तो वो भी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा ही है। तो ये बट ऑब्वियस है कि कैटेगरी का तो हाँ, लेकिन हाँ ये इससे कोई मतलब मेरा हमेशा रहा है सामाजिक सरोकारों में। मैंने हमेशा बोला है कि कोई कैटेगरी में हो रहा है, ओबीसी में है, एससी में है, उतना ही मेधावी है, क्योंकि ये कोई कैटेगरी वाइज बांटा नहीं जा रहा नहीं, है। मैं जानकारी सिर्फ चाह रहा था क्योंकि आरक्षण वाले लोगों पर बहुत सवाल कर देते हैं लोग। तो ये गर्व कीजिए कि दिव्यांशु जनरल कैटेगरी में है, तो टैलेंटेड हैं, मेधावी हैं, कोई आरक्षण का इन्होंने ये नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए दिव्यांशु कि आप आईएएस तो बन गए हैं, इंटरव्यू कैसा रहा? मतलब इंटरव्यू में कितना मतलब डर लग रहा था इंटरव्यू देने जा रहे थे? अमूमन बच्चों की शिकायत होती है कि वो बहुत हाइपर हो जाते हैं इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि चूंकि मैं एनसीसी एनएसएस में हमेशा से इंडिया लेवल की लीडरशिप में रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा व्यक्तित्व, मुझे लगता है कि मैं वाचाल प्रवृत्ति का हो चुका हूँ। तो मुझे तो फायदा होता है ज़्यादा बोलना क्या? ऐसा वहाँ माना था कि आप दबिए मत, दब्बूपन नहीं दिखना चाहिए। बताइए, तो हम लोग तो जल्दी आईएएस होना चाहिए था, पत्रकार ज़्यादा बोलते हैं। और चूंकि असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, तो मेरे पास एक अनुभव पहले से था जहां मुझे 63% नंबर मिले थे और मैं चयनित भी हुआ था, 393 रैंक थी मेरी। तो उस लिहाज से मैं डरा तो नहीं हुआ था, पर चूंकि ये बहुत बड़े सपने के लिए मैं जा रहा था, ये मेरा पहला इंटरव्यू था आईएएस के लिए। तो मेरा बोर्ड जो था वो एयर मार्शल अजीत भोसले जी का बोर्ड था। उन्होंने बड़े ही आराम से और ढंग से इंटरव्यू लिया, कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि एक बच्चा। कुछ सवाल, 2-4 सवाल याद हो? सवालों में ये था कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि संस्कृत विषय आपका है, इसे रट्टू विषय कहा जाता है, इसमें दिमाग नहीं लगता है। अच्छा। तो आप तो रट के आए हैं लगता है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मैंने उन्हें बताया कि हर विषय की अपनी एक डिमांड है, संस्कृत में रटना पढ़ना एक आवश्यकता है शुरुआती सालों में, आगे आप उसको आधुनिकता के साथ पढ़ सकते हैं। कोई और इंटरेस्टिंग 1-2 सवाल जो आपको याद हो? इंटरेस्टिंग सवाल में कास्ट पे पूछा गया था मेंबर के द्वारा कि कास्ट की थ्योरी क्या है। फिर मेंबर को जब थोड़ा लगा कि मैं जेएनयू से हूँ, तो उन्होंने एक प्रशंसा के लहजे में कहा कि आप जेएनयू से एमफिल कर रहे हैं, तो सब्सटेंशलाइजेशन ऑफ कास्ट ये एक थ्योरी है, और उसको उन्होंने समझाया पहले। फिर उन्होंने इस थ्योरी का नाम लिया और कहा सब्सटेंशलाइजेशन ऑफ कास्ट क्या आपको पता है? तो चूँकि मुझे नहीं उस समय याद आया, तो मैंने उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि सर इस वक्त मुझे ये नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने फिर हंस के कहा कि ये ड्यूमो की थ्योरी है, इसके अलावा क्या आपने पढ़ा है कास्ट पे? तो फिर मैंने एमएन श्रीनिवास और उनकी थ्योरी डोमिनेंट कास्ट, इस पर जब चर्चा की, तो उन्होंने बड़ी ही प्रशंसा से कहा कि अब लग रहा है कि आप जेएनयू से आए हैं और अच्छा है। अच्छा, ये जेएनयू अच्छा है, आप जेएनयू में दिव्यांशु पीएचडी कर रहे हैं। जेएनयू के बारे में जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, उस परसेप्शन से भी निकलिए। जेएनयू ने आपके देश को बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स, समाज सेवक, हर तरह के लोग दिए हैं, और वो जेएनयू आपके देश की रैंकिंग नंबर में। दिव्यांशु भी जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं। जेएनयू से आईएएस भी बहुत सारे बनते हैं, आप उसका इस बार कितने, कुछ जानकारी है आपके दोस्त लोग भी और कुछ? जैसे 33वीं रैंक जो है वो गंगा सिंह जी की आई है। इसके अलावा हमारी एक साथी रही हैं, काफ़ी संघर्षशील प्रवृत्ति की हैं, उनका नाम उम्मेल है, उनकी 400 कुछ रैंक है और वो दिव्यांग श्रेणी में है, तो उन्हें भी आईएएस ही एलोकेट होने वाला है। जो आप परसेप्शन की बात कर रहे थे, परसेप्शन पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जेएनयू का जो योगदान देश में है और देश निर्माण में है, राष्ट्र निर्माण में रहा है, उसका जो सब लोग, वो आपके जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने भी कहा कि जेएनयू की रैंकिंग टॉप है और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई रिसर्च सबसे बेहतरीन है। कभी ऐसा लगता था कि मतलब कभी एक बार मन में कभी इस तरह के ख्याल आए कि हो सकता है कि ना हो पाए, चूँकि इतने सारे इस देश की इतनी आबादी है, लाखों बच्चे होते हैं, 1000 के करीब सीट्स है, तो कभी कोई गार्जियन को क्या करना चाहिए, किस तरह से बच्चे को अप्रिसिएट करना चाहिए? डर तो लगता होगा। ऐसा है कि हर माता पिता दूसरे के मामले में तो उपदेशक होता है, अपने मामले में बिल्कुल भयभीत रहता है, ये बात सच है। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूँ, उसी में आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। जब असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी नहीं गया, ये घटना है मार्च 2014 की। इसने कहा पापा मैं नहीं जाऊँगा। हमने कहा क्यों? कहा आप कैसे रहोगे? तो हमने कहा मेरे रहने क्या मतलब है? कहा नहीं, आप अकेले नहीं रह पाओगे, वो दूसरी नौकरी है, मैं बाहर रहूँगा। तो हमने कहा नहीं तुम जाओ, हम रह लेंगे, घर चले जाएंगे। कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो हमने कहा सोच लो, मेरे नाते ना रुको। तो कहा नहीं मैंने सोच लिया, ऐसा है कि आप मुझको क्या 2-2.5 साल का समय दोगे? तो हमने कहा 2-2.5 साल का समय देने का मतलब क्या हुआ? कहे नहीं, 2.5 साल के अंदर मैं आपको आईएएस बन के दिखा दूँगा। तो हमने कहा तो बड़ा सस्ता है। अरे तुम 2.5 साल में आईएएस बन जाओगे
और मैंने जोड़ लिया उसी समय कि 3 साल बीतते बीतते ये पीएचडी में जो है इनरोल्ड हो जाएगा, और अगर सिलेक्शन हो गया आईएएस में तो उसमें चला भी जाएगा और डी रजिस्टर होकर के बाद में थीसिस सबमिट कर देगा। तो मेरा बेटा दिव्यांश पटेल आईएएस लिखने के बजाय डॉक्टर दिव्यांश पटेल आईएएस जब लिखा जाएगा तो उसमें आईएएस दिव्यांश पटेल का रहेगा और जो इनके आगे डॉक्टर लिखा रहेगा डीआर, वो मेरा रहेगा। देखिए, ये एक फादर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, इमोशनल मोमेंट है। दिव्यांशु, ये एक और सवाल कि हायर ग्रेजुएशन मिनिमम मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है, हायर एजुकेशन का कुछ फ़ायदा मिलता है जो लोग हायर एजुकेशन में हैं या जो इंजीनियरिंग कर, आप हायर एजुकेशन में हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल वाले कहते हैं कि उसका बहुत फ़ायदा है, हायर एजुकेशन में भी अगर हो कोई पीएचडी कर रहा हो उसका फ़ायदा मिलता है? देखिए, सारी बातें परसेप्शन पे होती हैं। मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ। मैं इंटरव्यू के अंदर बैठा हुआ था, लेडी मेंबर एक अनिवार्य है बैठना, लेडी मेंबर थी, उन्होंने मेरी प्रोफाइल पढ़ रही थी। वो जैसे ही चेयरमैन ने उन्हें पास किया क्वेश्चन के लिए कि मैम अब आप पूछिए, उनका पहला ये सवाल था कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, आप तो आईएएस अगर बनेंगे तो समाज को बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आप ये जो एमएड और एमए किया है इसके ज़रिए आप कौन सी समस्याओं पर ध्यान देना चाहेंगे? जो सवाल आपने पूछा ये वही दिखाता है कि अगर आप एमए एमएड या जेएनयू से एमफिल पीएचडी करके जा रहे हैं तो यूपीएससी भी चाहती है कि समाज की समझ रखने वाले, गरीब, शोषित, वंचित तबके के सरोकारों की समझ रखने वाले कैंडिडेट, डिप्रेस्ड लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी भलाई। हाँ, गरीबों की बात को समझने वाला अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है, जैसे मुझसे मेरे एमफिल का टॉपिक भी पूछा गया कि आपका टॉपिक क्या था, मैंने कहा करिकुलम स्टडीज़ था। उस पर जिस मेंबर ने पूछा, माननीय सदस्य ने, उन्होंने बड़े ही खुशी से कहा कि आपने अगर करिकुलम पढ़ा है तो कल को अगर आपको आईएएस बनाया जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप फिर एजुकेशन में काम करना चाहेंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल सर, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं करूँगा। तो ये दिखाता है कि एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि केवल इंजीनियरिंग या मेडिकल वाले ही कर सकते हैं आईएएस में अच्छा, ऐसा नहीं है। यूपीएससी खुद चाहती है कि जो विविधता है देश के शिक्षा प्रणाली में, उसमें एमएड वाला भी आए, एमए वाला आए। और यूपीएससी के बारे में जो एक और धारणा बनी हुई है कि वो एलिटिज़म को प्रमोट करती है, तो आप मेरा कमरा देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मेरे पिताजी को आपने देखा ही है। यूपीएससी खुद चाहती है कि गांव से, सुदूर इलाकों से, मैं अम्बेडकर नगर छोटा सा जनपद है जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था 1995 में, छोटा सा जनपद है, वहाँ के छोटे से गांव से आया हूँ। एक आखिरी सवाल, बहुत समय ले लिया मैंने आपके, बहुत बिजी हैं, आपके फ़ोन भी बज रहे हैं, कि कुछ ऐसा आप, चूँकि आईएएस, मुझे लगता है एक आईएएस चाहे तो पूरा जिला बदल देता है और इतने सारे मौके मिलेंगे आपको, कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनते हैं, प्रधानमंत्री के सबसे करीबी लोगों में से होते हैं, एक कोई एजेंडा जिसको लगता होगा कि इस काम को मैं करूंगा और इसको समाज में बदलाव के लिए सभी का भला होगा, उससे कोई एक एजेंडा तय किया होगा? एजेंडा तय है, जिसे मैंने इंटरव्यू में भी बोला था। मुझसे पूछा गया था कि आप बतौर प्रशासक छवि कैसे रखना चाहेंगे, तो मेरा एक ही एजेंडा है कि मैं प्रशासन को, जो भी प्रशासन हो, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो या तहसील लेवल का हो, वो हर वंचित तबके के इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन उसके दरवाजे तक रहे। अगर मैं डीएम बनता हूँ कल को ट्रेनिंग के बाद, तो ऐसा ना रहे कि कोई गरीब औरत आ रही है और उसे भगाया जा रहा है मेरे दरवाजे से। ये चूँकि हम लोग ग्राउंड रियलिटी से आ रहे हैं, हमने देखा है, तो ये मेरा एक ही एजेंडा है कि प्रशासन आदमी, जो नागरिक है इस देश का, आखिरी छोर पे खड़ा हुआ हाशिए के समाज का नागरिक है, उसके दरवाजे पर दिखाई दे, ना कि वो हाशिए का समाज का नागरिक दर दर भटक रहा हो हमारे पीछे। और जिस दिन अगर ऐसा हुआ उस दिन मेरा आईएएस बनना, कम से कम मैं कहता हूँ, वो फेल माना जाएगा। तो देखिए, दिव्यांशु से बातें करने के बाद इतनी खुशी मिली और लगता है कि वो लोग जिनका बैकग्राउंड छोटा शहर है, जो तहसील से, जिलों से आए हैं और जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, वो जब समाज में आईएएस